हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सक्सेस स्टडी 1.0 और मैं हूं आशुतोष कुमार। आज इस विदेश नीति के दूसरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में, यानी जहां से हम कल टॉपिक को खत्म किए थे वहीं से आज इस चर्चा को शुरुआत करेंगे। जहां से चर्चा खत्म हुई थी वहीं से आज चर्चा की शुरुआत होगी। फिर आज देखेंगे कि विदेश नीति एवं कूटनीति में अंतर तथा महत्वपूर्ण संदर्भ, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में। देखिए, ऐसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की तो करने के लिए बहुत सारे लोग आलोचनाएं करते हैं समाज में, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि जब हम लेक्चर ले रहे हैं तो आप लोग मेरे पॉलिटिकल पार्टी का तय न करें कि हमारी कौन सी राजनीतिक पार्टी का मैं सपोर्टर हूं। ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम नेहरू की नीतियों का चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि हम नेहरू के समर्थक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का चर्चा करूंगा तो आपको लगेगा कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग एक शालीनता से चर्चा करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, शालीनता और चाटुकारिता के बीच में बहुत पतली लाइन होती है। तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको शालीनता से सभी चीजों को देखना है, एक राजनीतिक पार्टी की तरह हम लोगों को नहीं देखना है। तो आज हम लोग चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप। अब आपको पता होगा कि स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियां काफी अधिक थी। राष्ट्रीय नीति भी बनाना था, देश अभी अभी आजाद हुआ था, तो जनता के लिए भी बहुत सारे कार्य करने थे। राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंध संचालन करने का अनुभव न होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करना था, विदेश नीति का निर्माण करना था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। यानी वो प्रथम प्रधानमंत्री भारत के थे, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? भारतीय विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। किसी भी देश के समान या कोई और देश के समान, जो भी विश्व के देश हैं, उसी विश्व के देशों के समान भारतीय विदेश नीति में भी कुछ पक्षों का और कुछ सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है और कुछ का विरोध किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो यह विदेश नीति में सिद्धांतों और पक्षों का जो समर्थन है और विरोध है, यह प्रधानमंत्री के अनुसार से बदलते रहता है। अब जैसे नेहरू जी की बात की जाती है, तो जो नेहरू जी थे वह एक शांति प्रिय नेता थे। वह एक सॉफ्ट लीडर की भूमिका निभाते थे, यानी शांति प्रिय नेता बनने की उनकी कोशिश थी। तो इसलिए उनकी जो नीतियों में है वह एक क्या दिखता है? शांति दिखता है, एक सॉफ्टनेस दिखता है। लेकिन वहीं अगर इंदिरा गांधी की नीतियों की बात की जाती है तो इंदिरा गांधी एक कड़ी विदेश नीति का संचालन की, कूटनीति का संचालन की। तो जो यह विदेश नीति में के तत्वों में समर्थन और विरोध का जो सिद्धांत है वह प्रधानमंत्री के अनुसार से क्या होता है? बदलता रहता है। अब देखिए कि नेहरू के काल में भारतीय विदेश नीति की आधारभूत सिद्धांत स्थापित किए गए, जिसमें निम्न पक्षों का विरोध किया जाता है। पहले हम लोग विरोध देखेंगे, फिर समर्थन देखेंगे। तो नेहरू के काल में विदेश नीति का क्या किया गया? जो आधारभूत सिद्धांत थे, जो बेसिक स्ट्रक्चर थे, उसका स्थापना हुआ। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जो विदेश नीति की थी उनकी बेसिक स्ट्रक्चर का निर्माण किया, आधारभूत संरचना का निर्माण किया। इसमें निम्न पक्षों का विरोध किया जाता है। अब देखते हैं कि भारतीय विदेश नीति में किस किस पक्षों का विरोध किया जाता है। तो देखिए, भारतीय विदेश नीति में रंग भेद का विरोध किया जाता है, क्योंकि स्वयं भारतीय रंग भेद के शिकार रहे हैं।
आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे राष्ट्रपिता पहली बार साउथ अफ्रीका में गए थे तो उनको रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार के फेंक दिया गया, तो उन्होंने वहीं पे शपथ ली और साउथ अफ्रीका को आजाद करवाया। रंग भेद से जहां तक हो सकी वहां तक वो मुक्ति करवाए साउथ अफ्रीका को। तो जो यह नीति है ना, तो रंग भेद का क्या है, हम स्वयं प्रभावित रहे हैं, इसलिए हमारी विदेश नीति में भी रंग भेद का विरोध किया जाता है। अब देखिए दूसरी पॉइंट को देखते हैं। फिर हमारे विदेश नीति में उपनिवेशवाद का विरोध किया जाता है, क्योंकि भारत स्वयं उपनिवेशिक शासन शोषण का शिकार रहा है। उपनिवेशिक शोषण में क्या क्या होता है भारत स्वयं देख चुका है। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ब्रिटेन का उपनिवेश थे। तो जो उपनिवेशवाद में जो उपनिवेश में जो शोषण होता है वह भारत स्वयं देख चुका है। तो इसलिए यह विदेश नीति में भी दिखता है कि हम लोग उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं। जो तीसरी पॉइंट है वह यह है कि साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, जो सैन्य आक्रमणों के आधार पर होता है, और भारत इसका सर्वथा विरोध किया है, क्योंकि भारतीय इतिहास स्वयं सैन्य आक्रमणों का इतिहास रहे हैं। जो लोग इसमें इतिहास के छात्र होंगे उनको पता होगा कि जो भारत का इतिहास रहा है ना, मध्यकालीन भारत से लेकर प्राचीन भारत तक या आधुनिक भारत तक, तो हम लोग क्या हुआ, आक्रमणों का इतिहास रहा है। आपको पता होगा कि कभी अफगानिस्तान से आक्रमण, तो कभी अरबों का आक्रमण, तो कभी मंगलों का आक्रमण, यानी जो इंडियन हिस्ट्री रही है ना, यह आक्रमणों का इतिहास रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, जो सैन्य आक्रमणों के आधार पर होता है। चौथी नंबर जो हमारे विदेश नीति के पॉइंट है कि भारत जो है तीसरी पार्टी की मध्यस्थता का विरोध करता है, क्योंकि जो तीसरी पार्टी की मध्यस्थता होती है ना, यह क्या करती है कि विवादों को निपटारा के जगह पे समस्याओं को और उलझा देती है सुलझाने के बजाय। तीसरी पार्टी की मध्यस्थता क्या होती है, समस्याओं को और उलझा देती है सुलझाने के बजाय। जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे यूएन से मध्यस्थता लिए, तो यूएन क्या किया, हमारी समस्याओं को उलझा दिया। आज तक अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझा। तो हम अब एक चीज यहां पर समझिएगा, विदेश नीति में वही दिखती है जो हमारी अनुभव होती है। ऐतिहासिक अनुभव हो सकता है, राष्ट्रीय अनुभव हो सकता है, तो जो हमारी विदेश नीति में वही दिखेगी जो हमारे अनुभव होगी, जो हमारे इतिहास रहा होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि तीसरी पार्टी की मध्यस्थता का भी विरोध करते हैं। अब पांचवें नंबर देखते हैं, हम लोग क्या होता है कि सैन्य संगठनों का भी विरोध करते हैं, क्योंकि जो सैन्य संगठन होते हैं सीमा तनाव बढ़ाते हैं और विकास के लिए अवरोध बन जाते हैं। अब ये पांचवी पॉइंट का आप लोग हाल ही में देख चुके हैं कि जो आज यूक्रेन संकट उत्पन्न हुआ है वो क्यों हुआ है, आखिरकार नाटो के कारण ही हुआ है। यह पूरा विश्व जानता है कि अगर नाटो में जाने की यूक्रेन प्रतिबद्धता नहीं दर्शाया रहता कि हम नाटो का सदस्य का मेंबर बनेंगे, तो आज यूक्रेन संकट उत्पन्न ना हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने अनुभवों के आधार पे ही अपना निर्णय लें। आप किसी और के कहने पर कोई निर्णय ना ले लें, किसी और के भरोसे निर्णय नहीं ली जाती है। अगर निर्णय लेना है तो अपने अनुभव और अपने भरोसे लीजिए। तो क्या करता है भारत, भारत सैन्य संगठनों का विरोध करता है, क्योंकि जो सैन्य संगठन होते हैं क्या करते हैं, सीमा पर तनाव की स्थिति को बढ़ा देते हैं, जो विकास के लिए क्या है, एक बाधा उत्पन्न करती है। अब देखिए, तो यह क्या हुआ, हम लोग जो विदेश नीति में विरोध करते हैं वो वाला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार भारतीय विदेश नीति में कुछ पक्षों और सिद्धांतों का समर्थन भी किया जाता है। जो हमारी विदेश नीति है इसमें हम लोग कुछ चीजों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो कुछ चीजों का समर्थन भी करते हैं। भारत गुटनिरपेक्षता का समर्थन करता है, जिसका आशय है कि महान शक्तियों से समान दूरी। यानी ना हम उस समय जब नेहरू जी इस नीति को बना रहे थे
तो विदेश नीति का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय देश में दो गुट थे, विश्व में दो ध्रुवीय विश्व था। एक अमेरिका के नेतृत्व में चल रहा था और एक यूएसएसआर के नेतृत्व में चल रहा था, यानी सोवियत संघ के नेतृत्व में चल रहा था। तो हम लोग विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाएं। आगे की जो लेक्चर होगी उसमें हम लोग देखेंगे कि गुट निरपेक्षता का कैसे निर्माण किया गया और इसका क्या क्या उद्देश्य रखा गया। लेकिन आज यहां पर बस थोड़ा संक्षेप में समझिए कि जो दोनों विश्व की शक्तियां हैं इनसे हम लोग समान दूरी बना के रखेंगे। ना हम अमेरिका के पक्ष में झुकेंगे, ना हम सोवियत संघ के पक्ष में झुकेंगे। गुट निरपेक्षता का उस समय यही आशय था कि दोनों महाशक्तियों से समान दूरी बनाए रखना। दूसरा हम लोग समर्थन करते हैं पंचशील का। पंचशील का समर्थन करते हैं जिसका आशय है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से विश्व शांति को बढ़ाया जाए। यानी जो हमारी वसुदेव कुटुंबकम वाला जो हम लोग का नीति था, जो हम लोग का इतिहास रहा है, जो पूरे विश्व में शांति हो, वह हमारी विदेश नीति में भी देखती है कि हम लोग पंचशील का समर्थन करते हैं जिसके माध्यम से विश्व में शांति को बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं। अब जो तीसरी नंबर पॉइंट है वह क्या है कि हम लोग निशस्त्रीकरण के आदर्श, जिससे सारे विश्व को परमाणु के अस्त्र शस्त्रों से मुक्त किया जाए। अब आप लोग समझिएगा, आप लोग के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भारत भी तो परमाणु संयंत्रों का निर्माण क्यों किया? भारत जो परमाणु संयंत्रों का निर्माण किया, परमाणु बम का निर्माण किया, यह अपनी सुरक्षा के लिए। जब विदेश नीति में इन तत्वों को जोड़ा जा रहा था और भारत आज भी कहता है अपने परमाणु नीति में कि हम पहली आक्रमण नहीं करेंगे, यानी पहली बार हम किसी पे परमाणु बम नहीं गिराएंगे। तो जब उस समय नेहरू जी विदेश नीति का निर्माण कर रहे थे तो हाल ही में, यानी भारत की आजादी से कुछ वर्ष पहले ही, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था और जो परमाणु बम की विभीषिका जो हमारे नेता लोग उस समय के देखे थे, वह हमारे विदेश नीति में भी देखता है कि हम लोग निशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं, जिसके माध्यम से पूरे विश्व को सभी अस्त्र शस्त्रों से नहीं, केवल परमाणु अस्त्र शस्त्रों से मुक्त किया जाए। अब चौथी नंबर पॉइंट क्या है इसकी कि संयुक्त राष्ट्र की शांति कार्यवाहियों का हम लोग समर्थन करते हैं ताकि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके। और जो अगर संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता बढ़ेगी तो क्या होगा? थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा। लेकिन इसकी विश्वसनीयता का क्या बात किया जाए? अभी जो अफगानिस्तान में हुआ देखता रह गया, एक आतंकवादी का शासन है, एक आतंकवादी संगठन ही तो है तालिबान, दूसरा क्या है? तो और यूक्रेन में भी आप देख चुके हैं कि प्रतिबंध लगाने के सिवाय और थोड़ा सा सहानुभूति दिखाने के सिवाय आपका संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन कुछ नहीं कर पाया। तो भारत जो है यह क्या करता है, हमेशा कोशिश करता है कि यूएन के जो है वह विश्वसनीयता को बढ़ाई जाए और इसकी शांति कार्यवाहियों का समर्थन किया जाए। आपको पता होना चाहिए कि विश्व के सभी देशों से भारत अधिक सैनिक यूएन के शांति मिशन में देता है। अगर यूएन के द्वारा कहीं शांति मिशन भेजी जाती है तो उसमें भारत सबसे अधिक सैनिक देता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे कई सैनिक शहीद हो चुके हैं यूएन के शांति मिशनों में, और हमने कोई हारजाना नहीं लिया विश्व से। विश्व के किसी देश से हम लोगों ने कोई हारजाना नहीं लिया। जब हमारे जो है मेजर रैंक के अधिकारी भी शहीद हो गए थे तब भी हम लोगों ने क्या किया कि कोई हारजाना नहीं लिया। हम लोग ने कहा कि ये शांति मिशन थी। तो यह क्या है, यूएन की तरफ जो भारत एक यूएन को सहयोग करता है, यह जो है वह भारत की एक यूएन में अस्थायी सदस्यता की जो मांग है उसको यह क्या करता है, मजबूत करता है। पांचवा नंबर पॉइंट है कि राष्ट्र कुल देशों को हम लोग समर्थन करते हैं और समर्थन और सदस्यता, ताकि सभी स्तर पर इन देशों को सहयोग को प्रोत्साहित किया जाए। अब राष्ट्र कुल देश उस देश को कहा जाता है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न होता होगा कि राष्ट्र कुल देश किसे कहा जाता है? जो राष्ट्र कुल देश उन्हें कहा जाता है
जहां पे ब्रिटेन का शासन रहा था। अब आप लोग समझिएगा कि आप लोग के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ब्रिटेन का हम लोग उसमें राष्ट्र कुल देश में ब्रिटेन के महारानी को हम लोग अपना महारानी मानते हैं और एक दूसरे से सहयोग करने की बात करते हैं, और इसकी सदस्यता का और इसके समर्थन का भी बात भारत करता है और इसका समर्थन करता है, जो हमारे विदेश नीति में दिखती है। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि हम लोग ब्रिटेन का आखिरकार समर्थन क्यों करते हैं, क्यों उनके महारानी को अपनी महारानी मानते हैं। देखिए, ब्रिटेन की आलोचना करने के लिए भले भी कोई आलोचना करे, लेकिन सीखने के लिए अगर एक चीज सीखे कि यूपी से भी छोटा सा देश लगभग आधी विश्व पे शासन किया। आज भी विश्व का समय निर्धारण ब्रिटेन करता है, जो टाइम है वो अब ब्रिटेन के द्वारा निर्धारित होती है। आज भी अगर उच्च पद पे किसी को जाना है और अपने जीवन में उत्कृष्टता के स्तर को पार करना है तो अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। तो यह क्या है, तो यह उसकी अच्छाई है। अगर सीखने के लिए अगर कहा जाए तो हर जो एक राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, जिन्होंने कहा कि कातिल से भी हथियार तेज करने की कला सीखी जा सकती है, बशर्ते उसका उपयोग सुरक्षा में किया जाए। तो सीखने के लिए अच्छाई हर एक व्यक्ति में होती है, उसके अच्छाई को सीखी जा सकती है। तो इसी प्रकार जो है ब्रिटेन के अच्छाइयों को हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं और राष्ट्र कुल देश एक जगह पे एकत्रित होकर एक दूसरे के विकास की बात करते हैं। एक जो लेक्चर होगा स्पेशली जब अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्र कुल देशों की चर्चा होगी, तो इसलिए यहाँ पे हम संक्षेप में चल रहे हैं। देखिए, जो अब हो गया, तो अब क्या हम लोग कर लिए, विदेश नीति के समर्थन करने वाले तत्व और विदेश नीति में विरोध करने वाले सिद्धांत को हम लोग चर्चा कर लिया। अब विदेश नीति एवं कूटनीति में अंतर तथा महत्वपूर्ण संदर्भ को हम लोग समझ रहे हैं। देखिए, विदेश नीति जो है वह आदर्शात्मक सिद्धांत होता है। यहां पे ठीके लिख दिया है, कोई टीके होगा, यहां पे टीके होगा। जो विदेश नीति है वह आदर्शात्मक सिद्धांतों पे टिके होते हैं और कूटनीति इसका यथार्थ है, जो समय और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। यही कारण है कि भारत में भी नेतृत्व परिवर्तन के साथ कूटनीति बदलती है, अर्थात विदेश नीति का आदर्श एस्थेटिक होता है जबकि कूटनीति का यथार्थ गतिशील होता है। अब देखिए, विदेश नीति और कूटनीति का जो हम लोग अंतर समझते हैं, तो इन सभी चीजों का हम लोग जो चर्चा किए, गुटनिरपेक्षता का, पंचशील का, इन सभी चीजों का तो आपको पता होना चाहिए कि नेतृत्व परिवर्तन के साथ इसकी अंतर बदल जाती है कि अधिक यथार्थ की तरफ झुकना है कि अधिक आदर्श की तरफ झुकना है। तो विदेश नीति क्या है, एक आदर्श है कि एक आदर्श पे बने होने का हम लोग कोशिश करते हैं विदेश नीति के माध्यम से। लेकिन जब भी राष्ट्रहित की मांग होती है तो राष्ट्रहित कहां से पूरा किया जाता है, कूटनीति के माध्यम से अपनी राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानकर कूटनीति को संचालित किया जाता है। तो यही विदेश नीति और कूटनीति में अंतर होता है। जो विदेश नीति है वो एक एस्थेटिक है, हम लोग पंचशील का समर्थन करते हैं तो करते हैं, हम लोग गुटनिरपेक्षता का समर्थन करते हैं तो करते हैं। तो ये जो सभी चीजें आप लोग पीछे देखें तो वो क्या है, विदेश नीति में एक स्थिर है, वह एक स्थिर है, वह नहीं बदलता है। लेकिन जो कूटनीति है यह गतिशील अवधारणा है, यह नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही जो है कूटनीति बदल जाती है। अब देखिए, विदेश नीति और कूटनीति किसी भी देश के आदर्श और यथार्थ से जुड़े होते हैं, जिसमें विदेश नीति मूलतः अंतरराष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देती है, जैसे रंगभेद का विरोध, उपनिवेशवाद का विरोध। अब देखिए, जो विदेश नीति है यह क्या है, अंतरराष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देती है। जो अंतरराष्ट्रीय हित है, जो विश्व के हित है, इसको हम लोग विदेश नीति के माध्यम से महत्व देते हैं। लेकिन जब वही राष्ट्रीय हित की बात होती है तो हम लोग कूटनीति को संचालित करते हैं और कूटनीति के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, विदेश नीति के माध्यम से हम लोग या कोई भी देश अंतरराष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है और कूटनीति के माध्यम से वो अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है।
तो यह विदेश नीति और कूटनीति में अंतर की बात हो रही है। आगे देखिए, किंतु दूसरी ओर कूटनीति के माध्यम से भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। यह मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। जब राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हितों से टकराते हैं तो क्या होता है, कूटनीति के माध्यम से हम लोग जब राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय हित दोनों टकरा गए कि एक ही चीज को संचालित आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका राष्ट्रीय हित है और अंतर्राष्ट्रीय हित है, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे और टकरा जाएंगे तो आप किसको महत्व दीजिएगा? यह बात तो सही है कि आप राष्ट्रीय हित को ही महत्व दीजिएगा। तो जब आप राष्ट्रीय हित को महत्व देंगे तो किसके माध्यम से देंगे? कूटनीति के माध्यम से राष्ट्रीय हित की रक्षा की जाती है। अब देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो विदेश नीति से दुराव कूटनीति को जन्म देती है, जिसका उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की रक्षा। यानी जब हम विदेश नीति से दूर उठते हैं, दूर हटते हैं, यानी जब हम आदर्श से दूर हटते हैं और यथार्थ की बात करते हैं तो हम लोग कहां पे आ जाते हैं? कूटनीति की तरफ आगे बढ़ते हैं। यानी जब हम लोग आदर्श से दूर हटकर यथार्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कहां आते हैं? हम लोग कूटनीति के निकट आते हैं। यानी जब जब हम विदेश नीति से दूर होंगे तो कूटनीति के नजदीक होंगे, जब कूटनीति से दूर होंगे तो विदेश नीति के नजदीक होंगे। उदाहरण स्वरूप देखिए, हम यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल को भी कोट किए हैं। उदाहरण स्वरूप विदेश नीति के आदर्शात्मक लक्षणों में हम लोग पंचशील की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर टिका है। जो विदेश नीति का आदर्श है वह क्या है? पंचशील के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पे हम लोग का टिका है। भारत ने इस आदर्श का अनुपालन करते हुए, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो भारत है वह पंचशील के आदर्शों का पालन करते हुए आतंकी हमलों के बाद, कई भारत में आतंकी हमले हुए, उसके बाद भी बातचीत की पहल किया और कानूनी कार्रवाई का निवेदन किया। तो जब भारत पंचशील के यानी जब विदेश नीति के निकट था, जब अपने आदर्श के निकट था, तो वह कितने भी आतंकी हमले हुए, भारत पे कई आतंकी हमले हुए, फिर भी भारत ने आक्रमण नहीं किया, पलट कर कार्रवाई नहीं किया और विदेश नीति के निकट रहते हुए बातचीत की से पहल की, बातचीत करना शुरू किया और कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया। यानी भारत क्या कर रहा था जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमले हो रहे थे, तो कि हम निवेदन कर रहे थे कि आप क्या करें कि अपने जो महबूब जो बैठे हुए हैं ना, आप लोगों के जो चाचा बैठे हुए हैं, उन लोगों पे क्या कीजिए, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, वह क्या कर रहा था कि नहीं हम चाचा पे कार्रवाई कैसे करेंगे, आप हमको सबूत दीजिए। सबूत भी देने के बाद अपने चाचा पे कार्रवाई वो नहीं कर रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया? कूटनीति का सहारा लिया। उसको आगे देखते हैं। तो जो यह कार्यवाही है का निवेदन किया, यह क्या करता है? ऐसा निवेदन भारत के एक उदार राष्ट्र की छवि बनाती है। यानी भारत का जो छवि था ना बीते वर्षों में 2014 से पहले, वह एक उदार राष्ट्र की छवि हम लोग बना के रखे थे। इंदिरा गांधी के बाद फिर उदार राष्ट्र की छवि बनी थी भारत की। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उदार राष्ट्र की छवि से हम लोग एक कठोर राष्ट्र की छवि का निर्माण किए। फिर वाजपेयी जी के माध्यम से उदार राष्ट्र की छवि बन गई थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उदार राष्ट्र की छवि बन गई थी तो जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने आया और कहा कि नहीं बहुत उदारता दिखा दिए, अब कठोरता का पालन करेंगे, अब कठोर रूप अपना दिखाएंगे। उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो किंतु जो उदार छवि है ना, यह भारत के लिए क्या हो रही थी? एक कमी बनती जा रही थी। जो हम लोग सॉफ्ट स्टेट का छवि बनाए थे कि आतंकी हमले के बाद भी बातचीत करके और कानूनी कार्यवाही करने का हम लोग जो निवेदन कर रहे थे, इससे हम लोग क्या हो गई थी? उदार राष्ट्र की छवि बन गई थी, जो हमारी कमी बनती जा रही थी। इसलिए वर्तमान नेतृत्व में जो हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने क्या किया कि आतंकी हमलों के बाद शल्य कार्रवाई का निर्णय लिया, सर्जिकल स्ट्राइक के जिस नाम से आप लोग जानते हैं। तो जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं क्या किए कि बोले कि हम आदर्श के निकट नहीं रहेंगे, हम आदर्श नहीं करेंगे, हम यथार्थ करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय हितों का को महत्व देंगे। अगर आतंकी हमला किया जाएगा तो हम पलट के सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम पलट के क्या करेंगे? सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे।
यानी शल्य कार्रवाई करेंगे। तो आतंकी हमलों के विरुद्ध क्या किया गया? वर्तमान नेतृत्व ने शल्य कार्रवाई का निर्णय लिया, जो क्या है, एक कूटनीतिक पक्ष है। अर्थात भारत की एक कठोर राष्ट्र की छवि बनी। जब हम लोगों ने शल्य कार्रवाई करना शुरू किया, जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करना शुरू किया आतंकियों के विरुद्ध, तो हम लोगों ने एक कठोर राष्ट्र की छवि का संदेश दिया। कड़े शब्दों में कहा कि अगर आप भारत की तरफ पलटकर भी थोड़ी सी भी देखेंगे ना, तो फिर हम पहुंचाएंगे वहां पे आप लोगों को। एक प्रसिद्ध कथन है, कहा जाता है कि आतंकवादियों को हुर मिलेगी या ना मिलेगी, अल्लाह माफ करेंगे या ना करेंगे, यह अल्लाह का काम है, लेकिन आतंकियों को अल्लाह तक पहुंचा देना इंडियन आर्मी का काम। समझ रहे हैं ना? तो यह है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी आदर्श से दूर हटते हुए यथार्थ के निकट आ रहे हैं। जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रख के हम लोग नीतियों का संचालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार शांतिपूर्ण हम लोग सह अस्तित्व जो है का आदर्श है, लेकिन भारत की शांति भंग करने पर शल्य कार्रवाई का निर्णय कूटनीतिक यथार्थ है। अब इस चीज को आप लोग समझ चुके हैं कि हम किसी के शांति को भंग नहीं करेंगे। आप शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से अब बने रहिए, आप अपनी स्थिति को बनाए रखिए। हम आपके शांति को भंग करने का कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे शांति का भंग करने का कोशिश करेंगे तो हम पलटकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, शल्य कार्रवाई करेंगे। तो यह क्या है? यह कूटनीतिक यथार्थ है। अब देखिए, तो इसी प्रकार भारत सहित कोई भी राष्ट्र यादा आदर्श और यथार्थ के मध्य निरंतर चलता रहता है। विश्व का कोई भी देश है ना, तो कभी क्या होगा? आदर्श के निकट हो जाएगा, तो कभी यथार्थ के निकट हो जाएगा। यानी कभी विदेश नीति के अंतर निकट हो जाएगा, तो कभी कूटनीति के नजदीक हो जाएगा। तो भारत जो है अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? भारत की विदेश नीति कूटनीति के हम लोग पक्ष में झुके हुए हैं, विदेश नीति से थोड़ा दूरी बनाए हुए हैं। तो इसी प्रकार से विदेश नीति और कूटनीति आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। आगे देखते हैं। तो भारत क्या है कि इस प्रकार आदर्श और यथार्थ के मध्य चलते हुए नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि भारत आदर्शों के निकट होगा अथवा यथार्थ के निकट होगा। कुल मिलाकर विदेश नीति और कूटनीति, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे यथार्थ होगा, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को। यहाँ पे क्या होगा? यथार्थ होगा, यानी यथार्थ के निकट होगा। जो आदर्श और यथार्थ यानी विदेश नीति और कूटनीति के निकटता की बात होती है, नेतृत्व तय करता है कि हम लोगों को विदेश नीति के पक्ष में अधिक झुका होना है कि कूटनीति के पक्ष में अधिक झुका होना है। तो यह क्या करता है? नेतृत्व तय करता है। कुल मिलाकर विदेश नीति और कूटनीति मूल रूप से आर्थिक हितों के चारों ओर घूमती रहती है। अब यहाँ पे समझिएगा, इस चीज को हम समझा रहे हैं। जो विदेश नीति और कूटनीति होता है ना, यानी कोई भी नीति हो, वो आर्थिक नीति यानी अर्थव्यवस्था के चारों तरफ घूमती है। कहां घूमती है? अर्थव्यवस्था के चारों तरफ घूमती रहती है। अब देखिए कि अगर पाकिस्तान से हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर हमारा व्यापार जो है पाकिस्तान से, वो सपोज डेट मान लीजिए कि 10 बिलियन डॉलर का होता, तो हम लोग का जो अभी का नीति है, अभी का जो संबंध है, क्या ऐसे रहता? नहीं रहता। अगर भारत से 8 बिलियन डॉलर का खरीदारी करता पाकिस्तान, और पाकिस्तान से हम लोग 2 बिलियन डॉलर की खरीदारी करते, तो आज हम लोग का अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पाकिस्तान की तरफ थोड़ा झुके होते, थोड़ा सॉफ्ट रवैया अपनाते। लेकिन पाकिस्तान तो थोड़ा कंगाल, उसके पास ऐसे ही कुछ नहीं है, यानी कोई भी वो ना हमसे कुछ खरीदने की हैसियत में है और ना कुछ बेचने की हैसियत में। तो क्या है ये? इसके कारण से हम लोग का संबंध जो है वो संचालित हो या ना हो, कौन सा फर्क पड़ता है? तो जो ये अर्थव्यवस्था होती है ना, इसी व्यवस्था के अंतर्गत सारी नीतियां घूमती रहती है। विदेश नीति हो, कूटनीति हो, राजनीति हो, रणनीति हो या कुछ भी हो। अब जैसे एक चीज समझिए, लोग कहते हैं कि देश प्रेम के भावना होता है तो कोई कार्य किया जाता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए कि जो बॉर्डर पे खड़े सैनिक हैं,
उनको कह दिया जाए कि कंबल अपने घर से लेकर जाओ, तुम तो देशभक्त हो, तुमको पैसा वैसा का तो बात छोड़ो, तुम कंबल भी घर से लेकर आओ, ड्रेस भी घर से लेकर आओ, बस हम तुम्हें हथियार देंगे और तुम देश की रक्षा करो, तो क्या यह होगा? तुम अपनी कोई मतलब सेवा शर्त की तो बात छोड़ो, खाना पीना का जो है सारा इंतजाम तुम अपने घर से करो और फिर आओ तुम देश के लिए लड़ो। तो बॉर्डर पे खड़ा सैनिक भी क्या करेगा कि एक सेकंड के लिए AK-47 डाउन कर देगा और बोलेगा कि हमको भी तो AK-47 दिया गया है, चलाने तो तय थोड़ी है। तो यानी कोई भी नीति होती है ना, कोई भी व्यक्ति होता है ना विश्व का, वह अर्थव्यवस्था की तरफ घूमता है, यानी आर्थिक हितों के चारों तरफ घूमता है। यही कारण था कि जो आज से लगभग 2300 वर्ष पहले जब चाणक्य अपने राजनीति, प्रशासन और विदेश नीति की चर्चा कर रहे थे, तो उस पुस्तक का नाम क्या लिखे, क्या रखे? अर्थशास्त्र रखे। चाणक्य का पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। जो उन्होंने स्पष्ट किया ना, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और प्रशासन के विश्लेषण के माध्यम से उन्होंने अर्थ अर्थात संसाधन को सुरक्षित करने का मूल मंत्र दिया। यानी आज से 2300 वर्ष पहले चाणक्य कह रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था है ना, जो संसाधन है, जो व्यापार है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसको सुरक्षित करना चाहिए। यानी अगर हम विदेश नीति का संचालन करें या कूटनीति का संचालन करें, किसी भी नीति का संचालन करें, तो वह क्या होता है? अर्थव्यवस्था उसे तय करती है और हम लोग क्या होता है? अर्थव्यवस्था की तरफ आगे पीछे घूमते हैं। यानी एक इकोनॉमिक को ध्यान में रखते हुए ही, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही है, अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी नीति संचालित होती है, जो आज से नहीं, हम लोग 2300 वर्ष पहले से जानते हैं। चाणक्य के समय से हम लोग इस चीज को जानते हैं और समझते हैं। तो क्या हुआ? आप लोग समझ चुके हैं कि कोई भी नीति जो है अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती है। नेतृत्व यह तय करता है कि हम लोगों को विदेश नीति के पक्ष में झुका होना है या कूटनीति के पक्ष में झुका होना है। नेतृत्व बदलते ही विदेश नीति और कूटनीति में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए आज की अंतिम पॉइंट को देखते हैं। विदेश नीति के माध्यम से आज भारत क्या कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत भारत का प्रयास है कि उत्पाद और सेवाओं के आयात को कम करके और इसके अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा दे, ताकि भुगतान संतुलन को सकारात्मक किया जा सके। मैं भी आप लोगों से कल चर्चा किया था इस चीज को कि हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे क्या है कि जो हम लोग बाहर से जो आयात करते हैं ना, इसको क्या करें कि हम लोग आयात कम करें। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य क्या है? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लेता हूं। जो आत्मनिर्भर भारत है, इसका लक्ष्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का जो लक्ष्य है वो क्या है? आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है कि आयात को कम किया जाए, आयात बिल को कम किया जाए और निर्यात बिल को अधिक किया जाए। यानी हम विश्व से खरीदे कम, बेचे अधिक। यही हमारी आत्मनिर्भर भारत की नीति है। विश्व से खरीदना कम है और विश्व को बेचना अधिक है। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यह 200 रुपए की खरीदारी विश्व से कर रहे हैं, तो हमारा यह लक्ष्य है कि हम 205 रुपए की बिक्री कर दें, यानी 205 रुपए का प्रोडक्ट हम विश्व को बेच दें। अगर 200 रुपए की खरीद रहे हैं तो यही विदेश नीति है हम लोगों की, और इसी विदेश नीति और कूटनीति के माध्यम से हम लोग आत्मनिर्भर को भारत को बढ़ावा दे रहे हैं और भुगतान संतुलन को एक पॉजिटिव वे में, एक सकारात्मक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की चर्चा इतना ही थी, जिसमें हम लोगों ने विदेश नीति और कूटनीति में अंतर को समझा, महत्वपूर्ण संदर्भ को समझा। फिर हम लोगों ने नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में, इन दोनों टॉपिकों को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। तो जो हम लोगों की अगली चर्चा होगी वह इसके बाद के पॉइंट से शुरू होगी कल। तो आज हम लोग इतना ही चर्चा कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। यह जो चर्चा है यह रोज चलती रहेगी, यानी हम आप लोगों के साथ अब अपने चैनल पे 2 समय मिलेंगे, सुबह में पॉलिटी के साथ यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के साथ, और शाम को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय